Rahim. Assalamu alaikum. Warmly welcome in the series of the history of English literature. And our today's topic is Age of Revival. Age of Revival जो कि मानी जाती है 1400 से लेकर 1550 तक। अब तक हमने जो हिस्ट्री में अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं दैट इज़ एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर एंड एज ऑफ चॉसर। आज हम जो एज ऑफ रिवाइवल करने जा रहे हैं ये मिडल इंग्लिश जो है मिडल इंग्लिश की वीडियो जो है वो पहले 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। मिडल इंग्लिश जो 150 सालों पर मुहित है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बिफोर चॉसर जैसे एंग्लो नॉर्मन भी कहेंगे, एज ऑफ चॉसर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एज ऑफ रिवाइवल। सो जो है एज ऑफ रिवाइवल हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाई दिस इज़ कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल। इसे एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है, इस एज को एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है। एज ऑफ रिवाइवल मीन्स रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल मीन्स किसी चीज़ का बहाल होना, किसी चीज़ को फिर से करना। तो यहाँ जो एज ऑफ रिवाइवल है वो एज ऑफ रिवाइवल मीन्स रिवाइवल ऑफ ओल्ड लिटरेचर। दिस वॉज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड टू लुकिंग बैक एंड स्टार्टेड एंशिएंट एंड ग्रीक लिटरेचर। अब ऐसा क्यों हुआ कि लोग जो थे मतलब उस वक्त के जो राइटर्स थे उन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, उसका रिवाइवल किया। क्योंकि 1400 में जब चौसर की डेथ हो गई तो जो है पोइट्री का बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ और जो 15th सेंचुरी में जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ चौसर की वर्क की कॉपी थी, किसी ने कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं लिखी। इसकी एक वजह सिविल वॉर भी थी और वॉर की वजह से कोई भी अच्छा वर्क प्रोड्यूस ना कर सका। अब जो है इस जो एज ऑफ रिवाइवल है इसे रिनाइसेंस भी कहा जाता है। रिनाइसेंस मीन्स रीबर्थ। रिनाइसेंस जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। रिनाइसेंस सबसे पहले इटली में आया था और इंग्लैंड में ये 16th सेंचुरी में जाकर आया। अब रीबर्थ किसका हुआ? रीबर्थ होता है रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, रीबर्थ ऑफ म्यूज़िक एंड रीबर्थ ऑफ आर्किटेक्चर। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर अपनी साख और अपनी असलियत खो जाती है और फिर से कहीं से इसका स्टार्ट होता है। जिस तरह 15th सेंचुरी में लिटरेचर बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब जो है बिल्कुल जो है वो एक रेगिस्तान की तरह था उस वक्त लिटरेचर। जिस तरह रेगिस्तान में रेत के अलावा कुछ नहीं होता, कोई हरियाली कुछ नहीं थी, सेम लाइक जो 15th सेंचुरी का लिटरेचर है वो भी ऐसे ही था। अब 16th सेंचुरी में जाकर दोबारा जो है वो बहाल हुआ। दोबारा जो है वो जो मतलब ओल्ड लर्निंग थी उसको लोगों ने दोबारा जो है वो सीखना शुरू किया। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल। अब जो है ये रिनाइसेंस कैसे आता है? इटली में सबसे पहले इटली में आया ना, तो ये कैसे आता है? अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है जिसे उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, 1453 में तुर्क ने इस पर हमला कर दिया। कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है वो तुर्क ने हमला कर दिया और उस वक्त कुस्तुनतुनिया में ग्रीक और रोमन्स के बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। स्कॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। जब तुर्क ने वहाँ हमला किया तो स्कॉलर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और वहाँ से वो इटली आ गए। अब वो जब वहाँ जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आए और आहिस्ता आहिस्ता वो जब फैलना शुरू हुआ तो यूँ इटली में रिनाइसेंस आ गया। चलें अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की। हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट में सबसे पहले आता है वॉर ऑफ रोजेज़। वॉर ऑफ रोजेज़ इस पीरियड का सबसे अहम हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि माना जाता है 1455 से 1487 तक। अब ये वॉर ऑफ रोजेज़ क्या है? हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 100 ईयर वॉर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान चल रही थी। 100 ईयर्स वॉर जो 1300 जो है वो 37 में शुरू होती है और 1400 मतलब 15th सेंचुरी के हाफ से भी ज़्यादा जो है वो इंग्लैंड
और फ्रांस के दरमियान जंग जारी रहती। अब इंग्लैंड और फ्रांस की ये एक्सटर्नल वॉर तो चल रही थी, ठीक है। अब इंग्लैंड को इंटरनल बैटल का भी सामना पड़ा, यानी कि अंदर बाहर दोनों जगह जो है वो बगावत चल रही थी। अब होता क्या है कि जो है दो पॉलिटिकल ग्रुप, दो हाउसेस, वन हाउस इज़ नोन एज हाउस ऑफ यॉर्क, एक हाउस जो है वो माना जाता था, जो एक पॉलिटिकल ग्रुप था वो था हाउस ऑफ यॉर्क, एंड अनदर वन इज़ हाउस ऑफ लैंकेस्टर। जो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप था वो था हाउस ऑफ लैंकेस्टर। हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर के दरमियान फ़ाइट चल रही थी। फ़ाइट किसकी चल रही थी? फ़ाइट चल रही थी थ्रोन की। फ़ाइट चल रही थी कि इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा, हु विल बी किंग ऑफ इंग्लैंड। इन दोनों हाउसेस के दरमियान, इन दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान जो है वॉर चल रही थी। अब इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों कहा जाता है? जो हाउस ऑफ यॉर्क है, हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था वाइट रोज़, और हाउस ऑफ लैंकेस्टर का सिंबल था रेड रोज़, इसीलिए ये वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जानी जाती है। Now next historical event can be counted when printing press was introduced in England. प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में आई 1476 में। उससे पहले जो है जितना भी लिटरेचर लिखा गया या जो मतलब जितनी भी कॉपीज़ बनाई गई किसी भी मेजर वर्क की, वो हाथ से लिखी जाती थी। 1476 में विलियम कैक्सन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, और इसके बाद से कॉपियों की जो है मतलब जो लिटरेचर की कॉपीज़ थी, लिटरेचर वर्क था, वो पब्लिश होना शुरू हुआ। और जो है हर आम इंसान के लिए जो है वो लिटरेरी वर्क जो है वो मुहैया हो गया, क्योंकि पहले हाथ से लिखा जाता था और एक बुक की बहुत सारी कॉपीज़ हाथ से लिखना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जो है वो एक आम इंसान तक नहीं पहुंचा कभी भी लिटरेचर। इस तरह प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों के ख़यालात और सोच को बदला। अब जॉनस गटनबर्ग जो थे, उन्होंने जो है वो 1450 में पहली इंग्लिश बाइबल जो है वो पब्लिश की, और माइल्स कॉवरडेले ने पहली और मुकम्मल इंग्लिश बाइबल 1535 में शाया करवाई, और इसमें बाइबल एडिशन के नए और पुराने सारे टेस्टामेंट थे। अब इस एज में जो है वो दो बहुत अहम बुक्स पब्लिश की गई। टू मैसिव वर्क्स, प्रेज ऑफ फुली बाय इरेस्मस एंड एटोपिया बाय थॉमस मोर वर पब्लिश। अब जो ये दो बुक्स जो थी, प्रेज ऑफ फुली और एटोपिया जो है, ये दो बुक्स थी जो बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिश की गई, और ये बुक्स चूँकि लातीनी ज़ुबान में थी और इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि दूसरी बहुत सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेट की गई। ट्रांसलेशन के अलावा बहुत सारे ओरिजिनल वर्क भी लिखा गया, जैसे प्रोज़ वर्क, पोइट्री और ड्रामा इस एज में लिखा गया। बहुत सारे राइटर्स ने जो है वो न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट किया, जिसमें सोनेट एक मतलब न्यू ट्रेंड्स में से सोनेट एक है। सोनेट जो है वो इटालियन से ओरिजिनेटेड है, लेकिन इंग्लिश राइटर्स ने इस टेक्निक को जो है वो अडॉप्ट किया और इसको एक नया फॉर्म, एक नया ट्रेंड दिया। एज ऑफ रिवाइवल मेड द स्टेज फॉर एलिज़ाबेथन ड्रामा। अब जो एज ऑफ रिवाइवल है, इसे माना जाता है कि एज ऑफ रिवाइवल ने एलिज़ाबेथन ड्रामेटिक्स के लिए ग्राउंड तैयार किया, ठीक है। वो न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रेंड्स को जो है वो लेकर चले, जिसे आगे जाके एलिज़ाबेथन ड्रामेटिक्स ने फॉलो करते हुए ग्रेट ड्रामास लिखे। अब एज ऑफ रिवाइवल में हेनरी एट जो है मतलब एक बहुत ही क्रूअल रूलर था, अपनी 6 वाइफ की वजह से जाना जाता है। 6 वाइफ की वजह से कैसे जाना जाता है? अब जो हेनरी एट था उसे चाहिए था मेल चाइल्ड चाहिए था, अपना वारिस उसको चाहिए था। अब उसका ये मकसद पूरा नहीं होता। अब ये अपना मकसद पूरा करने के लिए 6 शादियां करता है। अब कैथोलिक मज़हब जो था उस वक्त, उसमें ये अलाउड नहीं था कि जो है शादी करना। तो हेनरी एट क्या करता है, ये एक एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास करवाता है। एक्ट ऑफ सुपरमेसी के हिसाब से जो इंग्लैंड का
जो मतलब सुप्रीम हेड है वो किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, उससे पहले पोप होता है। तो किंग हेनरी जो है एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो है वो पास करवाता है और अपने आप को सोल अकेला जो है वो डिक्लेयर करता है हेड ऑफ द इंग्लैंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये 6 वाइफ्स के नेम्स दिए गए हैं और ऊपर बताया भी गया है कि इसको डाइवोर्स दी उसने, किसको उसने मार दिया, किसको जो है वो मतलब ज़िंदा छोड़ा। तो ये 6 वाइफ्स और उसके नेम हैं। चलें अब ये तो हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट्स की, आइए अब हम बात करते हैं इस एज के मेजर राइटर्स की। एंड फर्स्ट मेजर राइटर इज़ थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी जिसकी जो है जो फेमस वर्क है, जो मेजर वर्क है, दैट इज़ ले मॉर्टी दी आर्थर। अब इस बुक में थॉमस मैलोरी ने आर्थन जो अर्थेरियन लेजेंड है उसको डिस्कस किया है, किंग आर्थर को डिस्कस किया है और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल को डिस्कस किया है। ये इसकी बहुत फेमस वर्क है। जो है वो थॉमस मैलोरी जो है इस वर्क की वजह से बहुत माना जाता है। चलें अब बात करते हैं फ़ीमेल राइटर्स की, और फीमेल राइटर्स में सबसे पहले आती है क्रिस्टीन डी पेजन। ये पहली ऐसी लेडी राइटर थी जिसने राइटिंग को एज अ करियर चूज़ किया। 15वीं सेंचुरी की ये राइटर जो है मतलब जिसने जो है राइटिंग को एज अ करियर चूज़ किया, ये पाइनियर मानी जाती है इसकी। और बहुत जो है वो हिम्मत वाली ख़ातून थी ये। देन वी हैव अनदर फीमेल राइटर मार्गरेट कैम्प। मार्गरेट कैम्प भी एक हाउस वाइफ थी, 14 बच्चे थे इसके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बिज़ी लाइफ से इसने वक्त निकाला होगा अपने ख्वाब, अपने एम्बिशंस को, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। इसने अपनी लाइफ को प्रोज राइटिंग में लिखना शुरू किया। होता है ना जैसे मतलब एक आम जो है वो पढ़ी लिखी औरत हो या कुछ भी हो, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जो है वो इश्यूज़ को डायरी में लिखे। तो इस औरत ने, इस लेडी ने अपनी लाइफ को प्रोज राइटिंग में लिखना शुरू किया कि एक औरत की क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, एक औरत की लाइफ में शादी के बाद क्या चेंजेस आती हैं। तो जो फेमस बुक जो है वो इसने लिखी, दैट इज़ द बुक ऑफ मार्गरेट कैम्प। इसका जो है वो फेमस वर्क है। देन आती हैं जूलियन ऑफ नॉर्विच, जिसने जो है मतलब एक नन थी जिसने अपनी ज़िंदगी गॉड के लिए वफ़ कर दी। और इसका जो मेजर वर्क है उस मेजर वर्क का नाम है 16 रेवोल्यूशंस ऑफ डिवाइन लव। वाइट एंड सरेज टोटल मिसलेनी। इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ जो है वाइट एंड सरे की बुक जो है वो टोटल मिसलेनी से होता है। इस बुक में वाइट एंड सरे की लिखी गई बहुत सारी सोनेट्स और सॉन्ग्स थे जो पेट्रार्कन मॉडल पर थे। मतलब टोटल मिसलेनी में जितने भी सॉन्ग्स और सोनेट्स थी उनमें मोस्ट ऑफ द जो सोनेट्स या सॉन्ग्स हैं वो पेट्रार्कन मॉडल पे थे। यानी कि जो पेट्रार्क था उसने जो सोनेट्स लिखी थी, जो इटालियन पोइट था, उसके जो है वो बेस पर, उसके मॉडल पर इन्होंने वो सोनेट्स लिखी थी। कुछ अपना भी थोड़ा बहुत ऐड किया था, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है वो पेट्रार्कन मॉडल पर जो है वो लिखी गई थी। अब जो है जिसे बाद में जाके शेक्सपियर ने कॉपी किया। थॉमस वाइट का ये वर्क जो है, जो उसने लिखा, सॉन्ग जो सोनेट्स लिखी, उसके मरने के कोई 15 साल बाद पब्लिश हुआ। थॉमस वाइट और सरे का, सरे जो है वाइट जो है पायनियर ऑफ सोनेट माना जाता है और जो सरे है वो पायनियर ऑफ ब्लैंक वर्स जो है वो जाना जाता है। चलें आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।